और बच्चों स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा भौतिक विज्ञान 11 पार्ट 4 समतल में गति, इसमें मेरा लेक्चर 10वां लेक्चर है प्रक्षेप्य गति के ऊपर। ठीक है, जैसे प्रक्षेप्य गति आप जानते ही हैं, किसी वस्तु को मैं क्षैतिज दिशा से कोण बनाकर ऊपर की ओर फेंकूं। ठीक है, कोण बनाकर फेंकना है, ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना है, ऊपर कोण बनाकर तिरछा ऐसे करके फेंके। तो कुछ इस तरीके से अपनी गति को अच्छे से बताने के लिए y अक्ष और x अक्ष बना लेते हैं, यानी x y समतल बना लेते हैं। ठीक है, अब एक वस्तु को फेंका गया, वो इस तरीके से ऐसे मूव करते हुए यहां से चली O से O डैश तक गिर जाती है। जिस वस्तु को फेंकते हैं उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। जिस कोण पर फेंकते हैं प्रक्षेप्य कोण या प्रक्षेपण कोण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें कि भाई यहां से इसको समझाने के लिए और गति को अच्छे तरीके से समझने के लिए प्रक्षेप्य गति को कुछ हम पद यूज करते हैं। जैसे कौन कौन से पद यूज करते हैं? एक तो लिखते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। दूसरा लिखते हैं महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, क्या लिखते हैं? महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। और तीसरा लिखते हैं क्षैतिज परास, या सिंपली परास लिख दे, रेंज। तो हम बारी बारी से बेटा इनको एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले उड्डयन काल। उड्डयन काल, इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा सिंपल सा ऐसे समझ लो, जिस वस्तु को मैंने फेंका O से, तो O से O डैश तक आने में कितना समय लगा, या ये वस्तु या प्रक्षेप्य कितनी देर तक हवा में रहता है, यही उसका उड्डयन काल है। ठीक है, जितने समय तक प्रक्षेप्य हवा में रहता है, हवा में रहता है, उसे उड्डयन काल कहते हैं। उसे उड्डयन काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, कितने समय तक प्रक्षेप्य हवा में रहता है, उसे O डैश तक आने में कितना समय लगा, या जितने समय में प्रक्षेप्य हवा में रहता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। बेटा अब यहां से O से O डैश तक पहले क्या करता है, दो गतियां, देखो प्रक्षेप्य गति में दो गतियां एक साथ हो रही हैं। एक तो हमारी वस्तु जो है, ये फेंकी गई वस्तु x अक्ष के अनुदिश आगे बढ़ रही है, x अक्ष के अनुदिश। दूसरा y अक्ष के अनुदिश ऊपर जाती है और नीचे आती है, यानी y अक्ष के अनुदिश ऊपर गई। ठीक है, यहां धीरे धीरे ऊपर जाती जा रही है। उच्चतम बिंदु के बाद ये नीचे आना चालू हो जाएगी। तो इसका मतलब अब मैं जब बस वस्तु O से चलकर O डैश पर आ गई, x अक्ष से चली, x अक्ष पर आ गई लौट के, तो y अक्ष में उसका विस्थापन शून्य हो गया। ठीक है, y अक्ष के अनुदिश विस्थापन क्या है वस्तु का? वस्तु या प्रक्षेप्य का, यानी मैं इसके सूत्र का निगमन कर रहा हूं एक तरीके से, या निगमन लिख भी देता हूं। निगमन ड्राइव कर रहा हूं मैं, किसको ड्राइव कर रहा हूं? टाइम पीरियड उड्डयन काल को। प्रक्षेप्य का y अक्ष के अनुदिश विस्थापन है ही नहीं, O से O डैश तक, O से O डैश पर आ गए। ठीक है, तो y अक्ष के अनुदिश विस्थापन क्या है? शून्य है पूरा O से O डैश तक चलने पर। कब? O से O डैश तक चलने में, पूरा उड्डयन काल में। उड्डयन काल में प्रक्षेप्य का y अक्ष के अनुदिश विस्थापन क्या है? शून्य है। ठीक है, यानी O से O डैश तक चलने में, या चाहे तो इसे उड्डयन काल में लिख सकते हैं।
यानी प्रक्षेप्य का y अक्ष के अनुदिश विस्थापन, यानी किसमें, कितने समय में, उड्डयन काल में। ठीक है, अब विस्थापन क्या आ गया, शून्य आ गया। तो डायरेक्ट बेटा गति का द्वितीय समीकरण लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो s यहां चली गई दूरी और विस्थापन दोनों ही है। u प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक है, अब मैं चूंकि y अक्ष के अनुदिश बात कर रहा हूं तो प्रारंभिक वेग हमारा, यानी u को दो भागों में वियोजित कर लो। x अक्ष के अनुदिश यानी कोई वेक्टर a है, थीटा के अनुदिश a का वियोजित भाग a cos थीटा होगा और इसके परपेंडिकुलर लंबवत a sin थीटा होगा। ठीक है, ऐसे ये होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। तो आरंभिक ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग क्या है, u sin थीटा। तो आरंभिक वेग क्या हो गया, u sin थीटा। पूरा o से o डैश तक आने में समय उड्डयन काल। अब बेटा अब यहां पे प्लस हाफ a की जगह माइनस g हो गया, ये वस्तु ऊपर की ओर, g नीचे की ओर। ठीक है, और ये t का वर्ग ये हो गया। अब बेटा मैंने कहा y अक्ष के अनुदिश विस्थापन कितनी है, शून्य। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सरलीकृत कर लो। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि भाई माइनस जी तो इधर आ गया, यानी u sin थीटा t ये हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर 0। एक बार तो t निकाल के हटा दीजिए क्योंकि बाहर 0 आ रहा है। ठीक है, और तब क्या रह जाएगा हमारे पास, 0 बराबर u sin थीटा। एक बार t मैंने हटा दिया, यहां से t ये चला गया और एक बार ये, तो माइनस हाफ जी टी। अब बेटा माइनस हाफ जी को इधर ले आओ 0 की तरफ, माइनस हाफ प्लस हो गया इधर आके u sin थीटा। 2 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 2u sin थीटा। ठीक है, अब gt रह गया, टाइम चाहिए, g को नीचे लाके रख दो। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का मेरे पास ये सूत्र निगमित हो गया। दूसरा तरीका ये भी है, उसमें 2 स्टेप करने पड़ते हैं कि भाई महत्तम यानी ओ से चले और महत्तम ऊंचाई तक आने में कितना समय लगा, ये समय निकाल लिया। इतना ही समय महत्तम ऊंचाई से ओ डैश तक आने में लगा, तो ये जो समय है 2 बार जोड़ दीजिए, या नीचे से ऊपर आने में जो समय है उसका डबल कर दीजिए, यानी ओ से चले उच्चतम बिंदु तक आने में जो समय लग रहा है उसका दुगना कर दीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। तो हम उड्डयन काल इस तरीके से निगमित कर लेते हैं। अब अगली बात करते हैं महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई यानी क्षैतिज से, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में उच्चतम बिंदु कितनी ऊंचाई पर है, मान लो h, तो महत्तम ऊंचाई h अब हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा टर्म क्या हो गया, महत्तम ऊंचाई। अब बेटा दूसरा लिखते हैं महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसे हम h से लिखेंगे। तो बेटा यहां पे मैक्सिमम ऊंचाई का मतलब क्या है, उच्चतम बिंदु, ये बिंदु उच्चतम बिंदु, यानी प्रक्षेप्य पथ का उच्चतम बिंदु x अक्ष से कितनी ऊंचाई पर है, कितना ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर है, यानी उच्चतम बिंदु उच्चतम बिंदु की x अक्ष या क्षैतिज दिशा से उच्चतम बिंदु की x अक्ष से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊंचाई, या ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ऊंचाई, उच्चतम बिंदु की x अक्ष से ऊंचाई को क्या बोलते हैं, महत्तम ऊंचाई। क्या बोलेंगे, महत्तम ऊंचाई बोलेंगे, महत्तम ऊंचाई बोली जाएगी। ठीक है, तो बस बेटा मैं इसको निकालता हूं महत्तम ऊंचाई को, कि भाई महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा उसको निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां सबसे पहले u y, यानी u sin थीटा को मैं u y लिख सकता हूं, u sin
थीटा। क्या है ये? प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, ये ऐसे लिख देते हैं, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग। ऊर्ध्वाधर मूवमेंट देखना है बेटा हमें वाई अक्ष के अनुदिश, तो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग कितना है? यू साइन थीटा। बेटा जब मैं उच्चतम बिंदु पर आ जाऊंगा तो उच्चतम बिंदु पर कौन सा वेग होगा? यानी उच्चतम बिंदु पर ये जो ऊपर की दिशा में वाई की दिशा में वेग है वो शून्य होगा। तो अंतिम वेग यानी यू डैश वाई, ठीक है, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर वाई अक्ष के अनुदिश वेग ये शून्य हो गया, वाई अक्ष के अनुदिश वेग होगा ही नहीं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, उच्चतम बिंदु पर एक्स अक्ष के अनुदिश वेग होगा, वो अभी बताएंगे उसको, ठीक है। तो अभी फिलहाल कि भाई आरंभिक वेग जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में यू साइन थीटा है। जब वस्तु यहां पर आ गई यानी इस जगह पर, सिर्फ यहां पर क्षैतिज वेग होगा। अगर बच्चों क्षैतिज वेग नहीं होता ना तो ऊर्ध्वाधर वेग तो शून्य है ही है उच्चतम बिंदु पर, क्षैतिज वेग भी शून्य होता तो ये ध्रुव से नीचे आ जाती है। लेकिन ये तो आगे जा रही है, क्षैतिज वेग इसको आगे ले जा रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर वाई अक्ष के अनुदिश वेग शून्य हो गया, ठीक है। तो बेटा अब यहां से मैं निकालता हूं कि भाई ये ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई निकाली जाएगी यहां पर। तो ऊंचाई के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं कि भाई तृतीय समीकरण के अनुसार v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, इसका इस्तेमाल करें। बेटा अब यहां पे अंतिम वेग क्या हो गया? u डैश वाई, इसका स्क्वायर, ऊर्ध्वाधर दिशा में ही ले रहे हैं, और प्रारंभिक वेग u वाई, इसका स्क्वायर प्लस 2, एक ही जगह माइनस g हो गया। उच्चतम महत्तम ऊंचाई h के बराबर होगी, ठीक है। बेटा ये वाला पार्ट तो शून्य है, शून्य का वर्ग, और u वाई कितना है? u साइन थीटा, इसका वर्ग माइनस 2gh। 2gh को इस तरफ ले आइए तो मेरे पास हो गया 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अतः h बराबर हो गया, h बराबर महत्तम ऊंचाई कितनी हो गई? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया भाई। अगर मैं h को मैक्सिमम बनाना चाहता हूं कि h ये मैक्सिमम हो, अधिकतम कब होगी? बेटा जब साइन थीटा, ये टर्म अधिकतम हो जाएगा, ये अधिकतम, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, अधिकतम मान कितना है? 1 के बराबर। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम मान लिखना चाहता हूं, अधिकतम मान h का, तो u स्क्वायर, या साइन स्क्वायर थीटा क्या रख देंगे? साइन थीटा का मान 1 रख देंगे, u स्क्वायर अपॉन 2g, अधिकतम मान ये हो जाएगा। ये बेटा तभी होगा जब ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु को फेंका जाएगा, ठीक है। अब दो टर्म मेरे पास हो गए, दो पद हो गए, उड्डयन काल हो गया, महत्तम ऊंचाई हो गया, ठीक है। और अब परास लेते हैं, क्षैतिज परास। अब तीसरा परास या क्षैतिज परास, या क्षैतिज परास। परास भी उचित है कहना, कुछ उपयुक्त है ना। तो परास या रेंज। बेटा ये एक उड्डयन काल में वस्तु एक्स अक्ष के अनुदिश या क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय करती है, वो उसका परास कहलाता है। यानी ओ से ओ डैश तक की दूरी, ओ से ओ डैश तक आने में समय क्या लग रहा है? उड्डयन काल लग रहा है। तो ओ से ओ डैश तक जो चली गई क्षैतिज दूरी है वो क्या कहलाती है? परास कहलाती है। यानी एक उड्डयन काल समय में प्रक्षेप्य
द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, चली गई क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? परास कहा जाता है। परास कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? परास कहते हैं। एक उड्डयन काल समय में प्रक्षेप्य द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? परास बोलेंगे। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे। अच्छा, मेरा पहले भी जिक्र हुआ है कि भाई जो ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कहां कार्य करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, और u cos थीटा कहां पर है? इसका क्षैतिज कंपोनेंट कहां पर है? क्षैतिज दिशा में, x अक्ष के अनुदिश। मैंने आपको तभी बताया कि भाई g का कोई भी वियोजित भाग u cos थीटा पे आरोपित नहीं होगा, ना तो उसका विरोध करेगा ना इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि g cos थीटा यानी अगर मैं ये 90 थीटा 90 है तो इसका g का वियोजित भाग u cos थीटा पे क्या होगा? u cos 90 शून्य, तो ये शून्य हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो एक दूसरे पर अपना घटक यूज नहीं करते, यानी अपना आरोपित नहीं करते। जी का कोई भी घटक u cos थीटा पे नहीं होगा, ना ही u cos थीटा का होगा जी पर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई u cos थीटा पर जी का असर नहीं पड़ेगा, जो क्षैतिज वेग नियत रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जब जो हमारा प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य गति कर रहा है तो उसका क्षैतिज वेग पूरे मोशन में, पूरी गति में नियत बना रहेगा। ठीक है, यहां पे भी देख रहे हैं आप उच्चतम बिंदु पर बेटा यहां लगातार ऊर्ध्वाधर वेग कम हो रहा था, यहां ऊर्ध्वाधर वेग कम हो गया, यहां कम हो गया, और आने पर ऊर्ध्वाधर वेग यहां पर उच्चतम बिंदु पर शून्य। लेकिन जो क्षैतिज वेग है हर जगह पे बेटा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्षैतिज वेग हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऊर्ध्वाधर वेग ओ से उच्चतम बिंदु तक जाने में ऊपर रहेगा, ऊपर शून्य हो जाएगा, उसके बाद ऊर्ध्वाधर वेग नीचे आना चालू होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो खैर अब उड्डयन काल समय में प्रक्षेप्य द्वारा चली गई दूरी, क्षैतिज दूरी को हम क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं। तो ओ से ओ डैश परास यानी रेंज r से लिखेंगे। तो अब ये कैसे निकाले? बस सीधा सीधा कि भाई क्षैतिज वेग क्या है? क्षैतिज वेग गुणा भाई ओ से ओ डैश तक आने में लगा समय उड्डयन काल। बेटा क्षैतिज वेग कितना है? u cos थीटा गुणा उड्डयन काल कितना था? 2u sin थीटा बटे g। ठीक है, अब u इंटू यू कर दे, u स्क्वायर हो गया। अब 2 sin थीटा cos थीटा बटा g ये रख दे। बेटा इसको हम यहां पर लिख दें u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा g। तो रेंज का सूत्र मेरे पास आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g के बराबर। अब मैं कहूं कि भाई ये रेंज, ये परास कब मैक्सिमम होगी, कब अधिकतम होगी? तो अगेन फिर से मैं कहूंगा कि sin 2 थीटा का हम अधिकतम मान 1 होता है, वो 1 यहां रख दो। ठीक है, तो बेटा यहां पे अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे? यानी अधिकतम रेंज के लिए अधिकतम परास हेतु साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम रेंज क्या हो जाएगी? अधिकतम या मैक्सिमम? रेंज क्या हो गई भाई? ये तो 1 हो गया, तो ये u स्क्वायर बटे g ये हो गई। तो अधिकतम रेंज u स्क्वायर बटे g होगी कब? जब साइन 2 थीटा का मान अधिकतम यानी 1 होगा। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। साइन में अधिकतम मान किसका होता है? साइन 90 डिग्री। तो 1 की जगह 90 डिग्री लिख दीजिए। साइन थीटा यानी साइन 1 आ रहा है, कब होगा? जब साइन 90 डिग्री होगा। तो साइन 2 थीटा साइन 90 डिग्री, साइन हटा दीजिए, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, अतः थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अधिकतम रेंज
मुझे अधिकतम रेंज हासिल करने के लिए थीटा कितना, प्रक्षेपण कोण कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये जो थीटा 45 डिग्री है, ये जब हम क्षैतिज यानी बिल्कुल धरातल से किसी वस्तु को फेंकेंगे, यानी धरातल से किसी वस्तु को फेंकेंगे, तो अधिकतम रेंज के लिए ये कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं इसे ऊंचाई से फेंकता हूं, अगर इसे कहां से फेंकते हैं हम, ऊंचाई से फेंकते हैं, ऊंचाई से फेंकते हैं। अगर मैं 45 डिग्री पर फेंकूंगा ऐसे, ये मान लो 45 डिग्री पर, तो रेंज ये आई, ये रेंज आ गई, यानी रेंज हमारे पास क्या आ गई, 45 डिग्री से थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो रेंज ये आ गई। ठीक है, अगर मैं 45 डिग्री से थोड़ा कम कर दूं, 45 डिग्री से थोड़ा सा कम कर दूं ये, तो अब रेंज जो है इस तरीके से आगे आ जाएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, अगर थीटा में क्या कर दूं, 45 से थोड़ा कम कर दूं, थीटा जो है ये क्या कर दिया मैंने, 45 डिग्री से कम कर दिया, तो उस टाइम रेंज जो हो गई वो ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए बेटा जब भाला फेंका जाता है, जब भाला फेंकते हैं हम लोग, तो लेट के थोड़ी फेंकते हैं, जमीन पे लेट के, तो हमारे हाइट भी होती है। ठीक है, या जैवलिन थ्रो कर रहे हैं या डिस्कस थ्रो, है ना, तो उसमें जो हम जैसे जैवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं, तो उसे 45 डिग्री से थोड़ा नीचे की तरफ फेंकना होता है, 45 से थोड़ा कम कोण पर फेंकना होगा। जैसे 45 से कम आप कितना ले, है ना, तो 39, 41, 42 इन कोणों पर अगर फेंका जाता है तो रेंज क्या हो जाएगी, महत्तम हो जाएगी, यानी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ग्राउंड से फेंका जा रहा है, धरातल से फेंका जा रहा है, तो रेंज कहां पर अधिकतम होगी, 45 डिग्री पर अधिकतम होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो बच्चों यहां पर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, 2u साइन थीटा ओवर जी, उड्डयन काल का ये आ गया। ठीक है, महत्तम ऊंचाई का कितना आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, और परास का कितना आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। अब इसको यूज करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। यदि एक प्रक्षेप्य को दस मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 डिग्री प्रक्षेपण कोण पर फेंका जाता है, तो निम्न को ज्ञात करो। तो निम्न को ज्ञात करो, किस किस को, नंबर 1 उड्डयन काल निकालो। ठीक है, महत्तम ऊंचाई, अब शायद ये सही लिखा है, इससे पहले मैंने, चलो देख लेना आप उसे। तीसरा परास। ठीक है, ये तीनों चीजें निकालनी है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा हो, ये निकालना है बेटा, है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको ये 3 नंबर के अंदर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया जाता है स्कूल्स में। आंसर 1, तो उड्डयन काल t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बटा g। बेटा u कितना है हमारे पास, 10 साइन 30 डिग्री, प्रक्षेपण कोण 30 डिग्री है, g का मान 10 है, 10 ये ले लीजिए, 10 से 10 चला गया, 2 गुणा साइन 30 डिग्री का मान 2, यानी 1 सेकेंड। कितना आ गया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया। अब दूसरा पार्ट, महत्तम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अब u का मान 10 का वर्ग
साइन 30 डिग्री का वर्ग बटा 2 गुणा जी 10। अब एक बार 10 बच्चों ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 से ये 5 बार ये चला गया, 5 ये आ गया गुणा। अब साइन 30 डिग्री 1/2 का वर्ग, स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग कर दीजिए, 5/4 1.25 मीटर, ये हो गया। यानी अधिकतम ऊंचाई 1.25 मीटर होगी, ठीक है। अब तीसरा पार्ट, रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। बेटा यू क्या है, 10 का वर्ग, साइन 2 थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री है, दुगना कर दीजिए 60 डिग्री, ठीक है। और जी 10, 10 से एक बार ये चला गया, 10 साइन 60 √3/2, 2 से 5 बार ये चला गया, 5√3 मीटर। तो ऐसे बेटा इसको हम यहां पर फॉर्मूला बेस्ड ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर का मिल सकता है आपको, ठीक है। वीडियो देख ले थोड़ा, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। अब जैसे ये कहा गया, एक वस्तु को मैंने प्रक्षेपित किया, ठीक है, उसका क्षैतिज, जो क्षैतिज और यानी प्रारंभिक क्षैतिज और प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग दे रखे, प्रारंभिक क्षैतिज वेग 3 मीटर पर सेकंड व प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग 4 मीटर सेकंड, ठीक है। यानी किसी जो प्रक्षेप है उसका प्रारंभिक क्षैतिज वेग, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग ये है, किसके, किसी प्रक्षेप के, किसी प्रक्षेप के प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक क्षैतिज वेग व प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो आपको निकालना है, तब निम्न को निकालो। अब हमें निम्न चीजें निकालनी है। पहला हमें निकालना है प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण। दूसरा महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, ठीक है। फिर निकालना है परास, फिर क्या निकालना है, परास। ये 3 चीजें बेटा आपको निकालनी है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चाहे तो एक पार्ट और बढ़ाना है इसके अंदर, एक चीज और लिख दे कि भाई 2 ये हो गया, 3 ये कर दे, ऐसे 4 कर दे, ठीक है। उड्डयन काल, उड्डयन काल। तो ये 4 चीजें आपको निकालनी है, प्रक्षेपण कोण, महत्तम ऊंचाई, उड्डयन काल और परास, ठीक है। जी का मान क्या है बेटा, जी 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ये दे रखा है। अब देखो यहां पर यानी सभी इंफॉर्मेशन पूरी है इसके अंदर, क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग आपको पता ही है। जैसे अगर मैं u वेग से प्रक्षेपित करूं किसी वस्तु को थीटा कोण पर, ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो बेटा u वेग से प्रक्षेपित किया तो क्षैतिज, प्रारंभिक क्षैतिज कोण, क्षैतिज वेग u cos थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर वेग प्रारंभिक u sin थीटा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे, ux क्या है, u cos थीटा, uy क्या है, u sin थीटा, ये होता है। ये क्या है, प्रारंभिक क्षैतिज वेग, और ये क्या है, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग। बेटा इनके मान आपके पास है। क्षैतिज वेग कितना दे रखा है, 3, और ये कितना दे रखा है, 4।
3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो यही से देखो बेटा, आपको प्रक्षेपण कोण चाहिए तो दोनों का भाग लगा दो, यानी u sin थीटा बटा u cos थीटा। दूसरे संबंध में पहले संबंध का भाग लगा दीजिए, 4/3। u से u ये चला गया तो बेटा ये हो गया tan थीटा बटे 4/3। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर थीटा बराबर, ये बच्चों हम कैसे लिखते हैं, tan को उधर ले जाकर tan इनवर्स कहलाता है 4/3, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर दिया गया ना तो यहां पर आपको जैसे 1.33 ये वैल्यू दे दी जाएगी, tan थीटा में 1.33 वैल्यू ये है, तो थीटा वहां से आप देख लेना, अदरवाइज ना दिया हो तो आप ऐसे रख दीजिए इसे। अब एक बात तो ये होगी, पहला पार्ट हमारा ये हो गया। अब दूसरा पार्ट, भाई महत्तम ऊंचाई का सूत्र क्या है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या इसको मैं लिख सकता हूं u साइन थीटा का वर्ग बटे 2g। u साइन थीटा हमारे पास मालूम ही है 4, तो 4 का वर्ग बटे 2 गुणा 10। ठीक है, अब ये हो गया 16, 2/10, 8/10, 0.8 मीटर। महत्तम ऊंचाई आ गई। तीसरा क्या निकालना है, उड्डयन काल, t बराबर 2u साइन थीटा बटा g। u साइन थीटा मेरे पास गिवन है 4, 2 गुणा 4 बटे 10, 0.8 सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, अंतिम परास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे क्या है फॉर्मूला, ये इसे यहां कर देते हैं, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को ओपन कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा g। ठीक है, 2 को बाहर रख दो, इस 2 को निकाल के कहां रख दो, बाहर रख दो इधर। अब u को u गुणा u स्क्वायर को u गुणा u करो, एक u साइन थीटा ये रख दो और u कॉस थीटा के साथ रख दो, u साइन थीटा और एक u कॉस थीटा ये रख दो। क्या किया मैंने अभी क्या था, u स्क्वायर, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g। तो साइन 2 थीटा को ओपन कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, u स्क्वायर को u गुणा u लिख दिया, एक u साइन थीटा के साथ रख दिया u साइन थीटा, एक u कॉस थीटा के साथ रख दिया, 2 यहां रख दिया बटा g। बेटा यहां पर u साइन थीटा मालूम ही है, u साइन थीटा कितना है मेरे पास, u साइन थीटा 4, u कॉस थीटा कितना है 3/10। ठीक है, बस ये कितना आ गया 2.4 मीटर। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं।